ऑस्पिटेशन व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। डॉक्टर साहब अपनी वीडियोस सारे ऑफ कर दें, वीडियोस सारे ऑफ कर दें। थैंक यू। जो भी ज्वाइन कर रहा है वीडियोस ऑफ कर दें, सिर्फ ऑडियो पे ज्वाइन कर लें। डॉक्टर अशफाक वीडियो ऑफ कर दें। अच्छा, अब ये होता रहेगा, बट लेट मी कंटिन्यू विद इट एंड देन विल सी। ऑस्पी स्टेशंस जो हैं वो आपके फिक्स्ड हैं। सो नंबर ऑफ ऑस्पी स्टेशंस जब आप एग्जाम में एंटर होते हैं तो वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक होता है कॉलेज का, उसके हिसाब से आपके ऑस्पी स्टेशन फिक्स होते हैं। पहले इंटरैक्टिव स्टेशंस भी होते थे, वो स्टैटिक स्टेशंस भी होते थे। आई हैव हर्ड कि अब उन्होंने स्टैटिक स्टेशंस रिमूव कर दिए हैं। सो अब सिर्फ इंटरैक्टिव स्टेशंस अवेलेबल हैं। और जब इंटरैक्टिव स्टेशंस होंगे तो उनका एक नंबर फिक्स होगा, उसमें एक रेस्ट स्टेशन होता है। द रेस्ट ऑफ द स्टेशंस, आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है और जो भी टास्क लिखा होगा वो परफॉर्म करना है। बेल बजती है, एक स्टेशन पे आप जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, बेल बजती है, उस स्टेशन से अगले स्टेशन पे जाते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। ये जो स्टेशंस हैं आपके ऑस्की स्टेशंस, ये मुख्तलिफ टॉपिक हेड्स के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं। उसमें कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स एक खास नंबर ऑफ एरियाज को असेस करता है। उसमें जो मैंने अभी कोशिश की ढूंढने की कि कौन कौन से स्टेशंस होते हैं, तो जो मुझे मिला है उसमें मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, इमरजेंसी साइकाइट्री, ओपीडी असेसमेंट, फिजिकल मेथड्स एंड मैनेजमेंट, एनपीआई, एनपीआई इज नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, फिनोमेनोलॉजी, साइकोमेट्रिक असेस टेस्टिंग, रेडियोग्राफी, critique of publication, evidence-based management and therapeutics. So ये 12 स्टेशंस, 12 टॉपिक्स हैं और आपने एक स्टेशन से दूसरे और दूसरे से तीसरे में ट्रैवल करना है। जब भी ऑस्पी स्टेशंस पे आप जाते हैं तो कुछ बेसिक्स हैं। सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि ऑस्पी स्टेशंस में आपकी जो मार्किंग है वो एक खास पैटर्न पे होती है। जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो आपको असेस एक खास पैटर्न पे करता है। कोई भी टास्क लिखा हुआ हो, एक जुमला जो आप शुरू में बोलते हैं उसके 2 नंबर फिक्स्ड हैं और वो जुमला वो है जिसमें आपने मरीज को अपना इंट्रोडक्शन लेना है, मरीज का इंट्रोडक्शन लेना है और प्लस आपने मरीज से कॉन्सेंट लेनी है उसको इंट्रोडक्शन देने के बाद। इसके स्टार्टअप के 2 नंबर हर स्टेशन पे फिक्स्ड है। सो सपोजिटली अगर आप किसी ऐसे स्टेशन पे जाते हैं जहां पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये किस चीज का स्टेशन है, और अगर आप बिगिनिंग और एंडिंग सही कर देते हैं तो आपके 10 में से 4 मार्क्स पक्के हैं। अब आपको सिर्फ 2 नंबर मेन बॉडी के लेने हैं। सो आप सब इस बात को जहन में रखें कि बिगिनिंग के 2 नंबर और एंड के 2 नंबर फिक्स्ड हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है तो ये 4 नंबर आपके हैं। 6 नंबर उस बॉडी के हैं जो टास्क आपको दिया जा रहा है, और उसमें से अगर आप कुछ नहीं भी अगर आप 20 to 30% टास्क कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 2 नंबर वहां से मिल जाएंगे एंड 60% इज पास। सो बिगिनिंग ऑफ द थिंग जब आप शुरू करते हैं, सो उसमें शुरू करने में आपके लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप कैसे शुरू करते हैं। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को प्रैक्टिस कर लें। इज देयर एनीबडी हु वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि बिगिनिंग में जुमला क्या बोला जाता है? आप लोग वीडियो ऑन ना करें, बेशक सिर्फ वर्बली मुझे बताएं। बिगिनिंग में आप लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हैं, सो बिगिनिंग में जुमला क्या बोलते हैं आप लोग? इंट्रोडक्टरी जुमला क्या होता है मरीज के साथ? एनीबडी वुड लाइक टू से एनीथिंग अबाउट इट? सर मैं कहूँ? जी प्लीज गो अहेड। जी सर,
सर मैं सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महविश अहमद है और मैं शोबा नफ्सियात से आई हूँ और मुझे यहाँ पे बुलाया गया है ताकि मैं आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकूँ और उसके बाद मैं पेशेंट का नाम पूछती हूँ और कंफर्म करती हूँ डायग्नोसिस। ओके, अब इस जुमले में बेशुमार इफ्स एंड बट्स हैं। मैं जुमला जो अपने ट्रेनीज को बताता हूं उस जुमले पे जरा फोकस कीजिएगा और उस जुमले से जो मैं बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन पेशेंट को दे रहा हूं या पेशेंट से ले रहा हूं उस पर जरा फोकस कीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है। मुझे आपकी बीमारी और अलामात के बारे में बातचीत और मुआयना करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। जुमला फिर रिपीट करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है। मुझे आपकी बीमारी और तशखीस के मुतालिक आपसे बातचीत और मुआयना करने का लिए कहा गया है। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। आपका क्या नाम है? ये जुमला इसलिए रटवाया जाता है लोगों को, और ये जुमला इसी तरह रटवाया जाता है क्योंकि इसमें कई चीजें पूरी हो रही। पहली बात, अपना नाम आपने दिया, इंट्रोडक्शन दिया, विसिनिटी के बारे में आपने बताया, आपने उसको ये बताया कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसकी कंसेंट ली। सो उम्मीद है आप ताउन करेंगे। ये एक जो सेंटेंस आखिर में डाला जाता है उससे आप कंसेंट ले रहे हैं पेशेंट की टू फर्दर मूव अहेड। अगर आप ओपन कंसेंट लेंगे, जैसे कि यूजुअली एथिकली और मॉरली हमें लेनी चाहिए, तो डिस्क्लोज द कंसेंट और कंसेंट, टेकिंग द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो होप प्रोबेबली हमारे पास इम्तिहान में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम वो कर सकें। इस जुमले का फायदा ये होता है कि आपकी रेपो बिल्डिंग भी हो जाती है, आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, आपकी कॉन्सेंट भी हो जाती है, आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। सो बहुत सारी चीजें। फिर ये जुमला दोबारा एक दफा फिर बोल दूं। मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है। मुझे आपकी बीमारी और अलामतों के बारे में तशखीस और मुआयना करने के लिए कहा गया है। मैं आपसे कुछ सवाल जवाब पूछूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। सो कोशिश करें कि इस पैराग्राफ को, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसको इसी तरह रखें। माय नेम इज डॉक्टर नासिर, दिस इज एन एग्जामिनेशन, I am here and I am advised to ask and examine you for certain things. I will be asking you question and examining you. I hope that you will cooperate. So, इसमें बहुत सारी चीजें फॉर्मुलेट होके यकजा हो गई। एक तो इस सेंटेंस को देखें और इसके 2 नंबर हैं। So the introduction and the rapport building carries 2 marks. हार्डली 10 सेकंड नहीं लगते, 20 सेकंड नहीं लगते ये सारा बोलते हुए। हर स्टेशन पे 12 के 12 इंटरएक्टिव स्टेशन पे यही बिगिनिंग होगी, तमाम स्टेशन पे। आपने इसमें कोई कमी नहीं करनी। बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें, मुझे कोई इतराज नहीं है। इसमें एडिशंस करना चाहते हैं कर दें। बहुत सारे एग्जामिनर्स इसमें एडिशंस करते हैं और की जा सकती हैं, दैट इज नॉट बैड, बट इसको कम नहीं करना। मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है। मुझे आपका इलाज, मुआलजे और तशखीस के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू और मुआयना करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। नाउ this one time consent is enough, so you don't have to ask the patient time and again about the examination. मैं आपकी टांग को हाथ लगा लूं, मैं आपके बाजू को हाथ लगा लूं, मैं आपके सर को हाथ लगा लूं, ये कहने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जो जुमला आपने बोलना है वो डिफरेंट होगा। वो जुमला ये होगा कि जब आपने उसकी लिम्ब के ऊपर पैर रखना है या हाथ रखना है एग्जामिन करने के लिए, सॉरी पैर कह रहा, तो आपने उस वक्त बात करनी है कि आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रही, कोई आपको मसला तो नहीं है, मेरे हाथ लगाने से अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिएगा। सो उस वक्त आपका जुमला चेंज हो जाएगा। बिगिनिंग में आपका जुमला ओपन है जिसमें आप सिर्फ कॉन्सेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप फिजिकली उसको एग्जामिन करना शुरू करते हैं तो आपने उसको पेन, डिस्कंफर्ट या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद योर एग्जामिनेशन बताना है।
और एक हाथ लगाना शुरू कर देंगे। सो वहां पे हम सिचुएशन चेंज करेंगे। सो अब ओवरऑल आपको ये बात जहन में रखनी है कि ये एक टिपिकल सा जुमला 12 के 12 स्टेशन में जो भी इंटरेक्टिव स्टेशन हैं वहां पे चलेगा मरीज के ऊपर, उधर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पहली चीज। अब एंडिंग पे आ जाएं, 2 नंबर सिर्फ इस चीज के हैं कि इंट्रोडक्शन किया, टिक 1 नंबर, कंसेंट ली आधा नंबर, रेपो बिल्डिंग हुई आधा नंबर, सो 2 नंबर आपके पूरे हो गए। अब एंड पे आ जाएं, जब भी स्टेशन खत्म करना है, नो मैटर के बेल बज गई है, ट्रिंग, अब आपको पैनिक पड़ जाएगा, बेल बज गई है, काम खत्म नहीं हुआ, मैंने भागना है अगले स्टेशन की तरफ। डोंट पैनिक इवन इफ द बेल रिंग्स। पहली बात तो ये नौबत ना आने दें कि बेल बजे। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। घड़ियां आपने लाजमी पहननी है, और घड़ी में अगर टाइमर वाली घड़ी हो तो बेस्ट है। हर स्टेशन के शुरू में टाइमर ऑन करें ताकि आपको पता हो कि आपके पास कितना टाइम है, उस टाइम में आपको टास्क कंप्लीट करना है। कोई भी टास्क एक्सेस टाइम लिमिट के हिसाब से नहीं बनाया जाता। एग्जामिनर जब वो टास्क बना रहे होते हैं तो उनको पता है कि ये टास्क आपने इतने मिनट में कंप्लीट करना है, और वो टास्क एग्जामिनर्स के हिसाब से उतने मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर टास्क आपका उतने मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ तो ये आपकी प्रॉब्लम है, एग्जामिनर की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप क्लोजिंग प्रॉपर नहीं करेंगे और बेल बजते ही दूसरी तरफ चले जाएंगे तो आपके आखिरी 2 नंबर भी कट जाएंगे। सो वो 2 नंबर आपके पक्के हैं और सारे स्टेशन पे पक्के हैं अगर आप वो जुमला भी बोल दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तावन का। मेरे से आपने कोई मजीद सवाल पूछना है, अगर पेशेंट सवाल पूछ देता है तो आपने कहना है कि इस सिलसिले में मैं आपके नॉलेज को बता दूंगा, वो आपसे राब्ता कर लेंगे। जवाब नहीं देना, लेकिन आपने रीअश्योरेंस देनी है कि इट विल बी कन्वेड टू द रेलेवेंट फिजिशियन एंड होपफुली इट विल बी एड्रेस्ड। सो आखिरी जुमला, आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे आपने कोई सवाल पूछना है, और अगर सवाल नहीं पूछा गया तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अगला स्टेशन, इसके भी 2 नंबर है। सो अप्रोप्रिएट क्लोजिंग के, अब ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाले जुमले नहीं है, बड़े सादे से जुमले, और इन जुमलों के बेसिस पे आपका बिगिनिंग और क्लोजिंग प्रॉपर हो रही है। अब इसमें भी ये मिनिमम है, इसमें ऐड हो सकती हैं चीजें, इससे कम नहीं करना। ऐड कर सकते हैं, एंड में आप मजीद पूछ सकते हैं कि जी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ताउन किया, मैंने अगर आपको कोई तकलीफ दी हो, कहीं दर्द वगैरह आपको मेरे एग्जामिनेशन से हुआ हो, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन हम जो कुछ भी मुमकिन है इस सिलसिले में करेंगे। सो देखते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और फिर अगले स्टेशन पे जाना है। सो क्लोजिंग के 2 नंबर जिसमें आप उसका थैंकफुल होते हैं, आप अप्रोप्रिएट क्लोजिंग करते हैं, उससे पूछते हैं कि अगर उसने कोई सवाल पूछा है, आधा आधा नंबर पहली चीज का और 1 नंबर उस चीज का, ये 4 नंबर आपके पक्के हो गए। सो आपकी बिगिनिंग और आपकी एंडिंग हर स्टेशन पे सेम होगी, सेम जुमले होंगे, सेम टारगेट होगा। इंटरएक्टिव स्टेशन है, लाइव पेशेंट है, सिमुलेटेड पेशेंट है, कोई भी टास्क है, ये चीज आपको करनी है और लाजमी करनी है। ये IMM लेवल पे दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट द एग्जामिनर वांट्स टू लुक एट इट, एंड इफ he will be looking at it, he will be marking for it. इस दौरान अगर एग्जामिनर का ध्यान किसी और तरफ चला जाता, वो प्रॉपर नहीं आपको देख रहा, या आपने इंट्रोडक्शन दिया और एग्जामिनर ने नहीं सुना, डोंट अगेन लुक एट देम, डोंट पैनिक, डोंट क्रिटिसाइज और डोंट से एनीथिंग कि जी आपने मुझे देखा नहीं या आपने पूछा नहीं, या उसकी तरफ देखना शुरू कर दें कि एग्जामिनर देखना शुरू करे तो फिर मैं एग्जामिन शुरू करूं। वो आपने नहीं करना, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है स्टेशन पे जाना, अपना इंट्रोडक्शन देना, कंसेंट लेनी और टास्क शुरू करना। एग्जामिनर क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, बात कर रहा है, इधर उधर है, डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। पहली बात, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर्स आर सेंसिटिव एंड रैशनल,
कहीं बीच में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पीछे से कोई आके उनसे कोई सवाल पूछ लेता है, वो उसके सवाल का जवाब देना शुरू कर देते हैं और वो फिर आपकी तरफ नहीं देखते। डोंट पैनिक, कंटिन्यू योर वर्क, ठीक है। उसके बाद ये बिगिनिंग हो गई, अब क्लोजिंग हो गई। ये हर स्टेशन पे सेम है और ये 12 अगर स्टेशन हैं तो 12 पे यही चीज रिपीट होगी। डोंट फॉरगेट इट कैरीज 4 marks, 2 marks for the beginning, 2 marks for the ending. Now comes the 6 marks of the body for the task, whatever is assigned to you. और उस टास्क में if you will be able to perform even 25%, you will take 2 marks and you will pass. If you are not able to perform anything, आप चुप हो जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, आप बात नहीं करते, आप सवाल नहीं पूछते, या आप ये समझते हैं कि टाइम पूरा हो गया और मेरे सवाल पूरे हो गए, आप फेल हैं, ठीक है। सो आपको जब 8 मिनट का अगर स्टेशन है तो 30 सेकेंड्स में पहला इंट्रोडक्शन और रेपो बिल्डिंग है, 30 सेकेंड्स में एंडिंग है, बीच के 7 मिनट आपके पास हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो आपको दिया गया, और वो 7 मिनट बहुत हैं। घड़ियां अपने पास रखें, टाइमिंग्स अपनी प्रॉपर रखें और टास्क कंप्लीट करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन टास्क। नाउ दिस इज अ स्मॉल टास्क विच आई जस्ट फेल्ट के जहां से शुरू करना है। न्यूरो टेस्टिंग का एक स्टेशन है और न्यूरो टेस्टिंग में मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एक स्टेशन होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन स्टेशन फॉर मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, और अक्सर आईएमएम के एग्जाम में साइकोमेट्रिक असेसमेंट में या कॉग्निटिव असेसमेंट में मिनी मेंटल स्टेट का स्टेशन आता है। बहुत सारे पास्ट पेपर्स में भी होगा, आपको मिल जाएगा। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो बड़े सीक्वेंशियल क्वेश्चंस हैं और कुछ आपको परफॉर्म करने के लिए भी कहा जाता है। एमएमएससी का हिस्सा है, मसलन आप मरीज से कहते हैं, लिखने को कहते हैं, घड़ी बनाने को कहते हैं, रीडिंग करने को कहते हैं। सो मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में 7 मिनट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल पूछने। 7 मिनट में 11 सवाल एमएमएससी के आपको पूछने। अब आपके पास बिल्कुल प्रिपेयर्ड सवाल हैं और उसके जवाब के लिए प्रिपेयर्ड होके प्रोसीड करना है, ठीक है। आई वॉन्ट गो इन टू द डिटेल कि क्या करना है। इंटरप्रिटेशन ये होती है कि अगर सपोजली ये स्टेशन है, एक स्टेशन पड़ा हुआ है कि ये मिस्टर अब्दुल्ला, ही इज अ 72-year-old male presented to the outpatient department and he is complaining of some memory issues. Do the relevant test and give your assessment. अब ये स्टेशन है, ये बेसिक स्टेशन है। सो टास्क है एमएमएससी का, मेमोरी इंपेयरमेंट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आया है, उससे आपने सवाल पूछने हैं और अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है। सो आपने शुरू उसी तरह करना है। मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है। मुझे आपसे आपके इलाज मुआलजे और तशखीस के लिए कुछ सवालात और मुआयना करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है आप ताउन करेंगे और फिर आप मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के सवाल स्ट्रेट अवे पूछना शुरू कर दें। डोंट वेस्ट टाइम इन डूइंग एनीथिंग एल्स। आपका क्या नाम है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी मंजिल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आसपास आपके लोग कौन हैं, आप किस मुल्क में रहते हैं, सूबे का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, ये कौन सा सन है, क्या तारीख होगी आज, आपके ख्याल में कौन सा दिन है, क्या आप मुझे कोई 3 चीज़ों के नाम बता सकते हैं। मैं आपको 2-3 लफ्ज़ बताऊंगा, आप वो मेरे पीछे रिपीट कीजिए। कितना पढ़े हुए हैं, 10वीं पास हैं। 100 में से 7 निकालें और जो जवाब आए उसमें से 7 निकालते जाएं जब तक कि मैं आपको ना रोकूं। इफ ही इज नॉट एबल टू डू इट देन अच्छा चलें, इसको रहने दीजिए। 20 में से 3 निकालें
जो जवाब आए उसमें से 3 निकालते जाएं जब तक मैं आपको ना रोकूं। बैकग्राउंड बिल्कुल इरिटेट है। हफ्ते के 7 दिनों के नाम बताएं और फिर उनको उल्टा बोलें। मसलन पीर मंगल बुध, बुध मंगल पीर, इस तरह जरा मुझे करके बता दीजिए। सो आपको प्रिपेयर्ड होना है इस चीज के लिए। अब ये मैं पढ़ा नहीं सकता, ये आपकी तैयारी पर डिपेंडेंट है कि एमएमएससी के जो सवाल हैं वो रटे हुए हों और उन सवालात में जो भी इफ एंड बट आएगी उसको एड्रेस करने का तरीका आपको आता हो। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा, लेकिन ये यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। फिर जो ड्रॉ करने की चीज है तो पेपर आपके पास हो, पेन आपके पास हो, मरीज उस वक्त नहीं ढूंढना। सो आपके हाथ में जो चीज तैयार बैठी हुई है उसके अंदर एक कागज भी हो, एक पेन भी हो, और पेन निकालें और उससे कहें जी इसके ऊपर ये बना दो, इसमें ये कर दो, इस जो भी आपने टास्क करना है। सो एमएमएससी, और उसके बाद जब आप टास्क खत्म हो जाए, आइडियली वो 7 मिनट है आपके पास, तो आपका 5 से 6 मिनट में वो टास्क खत्म हो जाना चाहिए और आखिरी 1 मिनट में आप उसकी इंटरप्रिटेशन एग्जाम में बताएंगे। आई वॉज आस्क्ड टू conduct some assessment for this patient who presented with memory impairment. I did the mini mental state examination, although I was not able to cover all the questions, but the questions I asked, his mini mental state score appears to be 20 to 24, which seems to be falling in the range of mild cognitive impairment. ये मेरा आखिरी मिनट में एग्जामिनर के सामने जवाब है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो अभी पूछो। सब समझ आ गई मैंने क्या कहा? जी सर। श्योर? जी सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ। एक तो ये कि जब हमारी जो एमआरसी साइट की ऑस्कीज थी उसमें शुरू में 1 मिनट रीडिंग के लिए दिया जाता था और उसके बाद आखिर में 1 मिनट की वार्निंग बेल होती थी। 7 मिनट्स टू परफॉर्म, 6 मिनट्स पे वार्निंग बेल होती थी। इसमें ये जो 7 मिनट्स अंदर हैं, क्या पहले रीडिंग टाइम भी है? दूसरी बात ये कि आखिर में कोई वार्निंग बेल है 30 सेकंड की या 1 मिनट? अच्छा, ये वेरी करता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 8 मिनट का स्टेशन है, तो जब बेल होती है तो उसमें वो टाइम दिया जाता है कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मूव करके पहुंचे। जब आप उस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो दोबारा बेल होती है। आप उस दौरान वो टास्क पढ़ लेते हैं। जब आप वॉक करके इस स्टेशन पे आते हैं और स्टार्ट की बेल होती है, उसमें आपको रीडिंग टाइम अवेलेबल हो जाता है, सो आप वो पढ़ लेते हैं और फिर वो टास्क इनिशिएट करने की बेल हो जाती है और आप टास्क इनिशिएट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वार्निंग बेल्स दी जाती हैं a minute before the end, sometimes no, right? It all depends who is sitting there and doing the task. So अगर आपके एग्जामिनर्स का जो कन्वीनर है वो ऐसे सेट कर देता है जी 7 मिनट बाद बेल देनी और 8वें मिनट पे दोबारा बेल देनी है, तो वो हो जाएगी। समटाइम्स नो। हम यहाँ पर सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। सो वंस यू स्टार्ट, वो कंप्यूटर पे प्रोग्राम्ड है, सो इसलिए वार्निंग बेल्स आती हैं। सो वहाँ पे कंप्यूटर की आवाज आती है कि यू मे एंटर द रूम, यू मे रीड द टास्क, यू मे स्टार्ट द परफॉर्मिंग द टास्क, और उसके बाद वार्निंग पे होता है यू हैव 1 मिनट रिमेनिंग, और फिर एंड में आता है योर टाइम इज ओवर। सो यहाँ पर वो क्योंकि सारा ऑटोमेटेड है, तो उस ऑटोमेटेड में ऑब्वियसली वो जो कामरान कह रहे हैं वो सारे, बट मुझे नहीं पता कि सीपीएसपी मेरा नहीं ख्याल अभी तक ऑटोमेटेड किया है। सो वहाँ पे वो एक हमारे टिपिकल मुल्कों के जो हैं हालात के, एक बंदा बैठा होता है घड़ी लेके और टाइमर उसमें लगा के और वो ट्री ट्री दबाता रहता है। सो डोंट रिलाई ऑन दैट टू मच। आपको बेल हो, आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएं, उस स्टेशन पर जाके आप बातचीत शुरू कर दें, टास्क देखना शुरू कर दें, और जैसे ही नेक्स्ट बेल होती है आप बातचीत शुरू कर दें। और अगर बेल आखिर में खत्म हो जाती है और आपका टास्क अभी कंप्लीट नहीं होता, तो आपने टास्क को वहां रैप अप करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की महदूद होने की वजह से मैं सारे सवाल आपसे नहीं पूछ सका, लेकिन अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछना है आप मुझसे पूछ लें।
और अगर नहीं तो फिर आपने कहना बहुत शुक्रिया, और एग्जामिनर को आपने देखना है। अगर वो आपको मजीद रोके, एग्जामिनर के जेस्चर से आपको लगे कि वो पूछना चाह रहा है कि तुमने क्या असेस किया है, तो आप बोल दें। और अगर आपको एग्जामिनर के जेस्चर से लगे कि बस निकलो, तो फिर आप अगले स्टेशन पे चले जाएं। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मैं फिर वही कहूंगा कि अगर मैं एज एग्जामिनर बैठा हुआ हूं या कोई भी अच्छा एग्जामिनर बैठा हुआ है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि 7 मिनट में शुरू होने से एंड तक, लास्ट बेल होने तक आपका टास्क कंप्लीट हो जाए। बहुत सारी सिचुएशन में मेरे पास कैंडिडेट आते हैं जिनके टास्क 7 मिनट में कंप्लीट नहीं होते, अभी वो सिलसिला शुरू कर रहे होते हैं और बेल बज जाती है और उनको जाना पड़ जाता है। उस पे अगेन मेरा सीक्वेंस ये होगा कि पहली बार टास्क कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको बॉडी के नंबर दूंगा। अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ और आप अच्छे जा रहे थे तो मैं बॉडी में नंबर दे दूंगा। अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ और आप अच्छे भी नहीं जा रहे थे तो मैं बॉडी के नंबर सारे काट लूंगा, फिर आपके फेल होने के चांसेस बहुत हैं। सो अपने आप को उस रिस्की सिचुएशन में मत डालें कि मैं टास्क कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। आपको हर सूरत में टास्क कंप्लीट करना है, मरीज से इधर उधर की बातें नहीं पूछनी, जो टास्क है उससे रिलेटेड स्ट्रेट काम शुरू कर दें। मसलन फिर मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए थे। आप डॉक्टर नासिर को देख रहे हैं, ये आप का पुराना पेशेंट है, उसके वालिद साहब हैं, ठीक है। और इसको रिसेंटली पता चला कि जो आपका मरीज है उसको प्रेगनेंसी है और वो साइकोट्रोपिक मेडिसिन ले रहा है। इस सिलसिले में आप बाप को क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहेंगे? अब ये अभी बैठे बैठे कुछ टास्क बनाए थे, तो इसमें हो सकता है कोई गलती भी हो, लेकिन मैं उस टास्क की मिसाल दे रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए आप टास्क दे रहे हैं। टास्क दिया गया आपको, साइकोट्रोपिक्स के हैजर्डस इफेक्ट्स ऑन प्रेगनेंसी। एक्चुअल टास्क ये है, सिनेरियो ये बनाया गया है कि जी मैं बाप हूं, मेरी बेटी की शादी हुई है, वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन खा रही है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब मुझे बाप को सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। सो द टास्क इज बेसिकली दैट यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन related to psychotropics in pregnancy. Now your mind should immediately start processing about, you don't have to talk about psychotropics, you have to talk about psychotropics in pregnancy, specific है, ठीक है। सो आपने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, ये कमरा इम्तिहान है, मुझे आपसे कुछ बातें करने के लिए कहा गया है जो आपकी बच्ची के इलाज मुआवजे और तशखीस में मददगार साबित हो सकती है। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। मुझे ये पता चला था कि आपकी बच्ची कुछ अद्वियात ले रही है, क्या कौन सी अद्वियात? ओके, सपोजली वो कहता है जी मेरी बेटी जो है वो सेरेनिस 5 मिलीग्राम रोज खाती है। उसके बाद अगला सवाल ये होगा कि उसकी आपने फिर शादी कर दी, हाँ जी, कितना अरसा हो गया शादी को, कितने अरसे से अद्वियात खा रही है, आपको डॉक्टर ने बताया था कि इन अद्वियात के क्या असरात हो सकते हैं, बट डॉक्टर से मर्जी से पूछ के आपने शादी की थी या अपनी मर्जी से कर दी थी? क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी बच्ची हामला है? हामला होने के बाद भी उसने क्या अद्वियात को छोड़ा तो नहीं, मुसलसल खा रही है? बहुत सारे केसेस में इन अद्वियात के मुज़िर असरात बच्चे के ऊपर पड़ सकते हैं। एहतियातन हमें क्या क्या करना है, मुज़िर असरात क्या क्या हो सकते हैं उस दवाई के, और उसकी कॉम्प्लिकेशन में प्रेगनेंसी में क्या क्या हो सकता है। दिस इज द होल chunk of the information that you will convey to the father. Now, performing this, of course, it appears कि 7 मिनट में ये काम नहीं होगा, लेकिन अगेन ऑनेस्टली स्पीकिंग 7 मिनट में ये सारा काम हो जाएगा अगर आप फोकस्ड रहेंगे। और अगर आप उससे ऐसे इरेलेवेंट सवाल पूछना शुरू कर दें जहां पे वो आपको फंसा दे या आप फंस जाएं, तो ऑब्वियसली 7 मिनट फिर नाकाफी हो जाएंगे। अगर दवाई स्पेसिफिक बता दी जाए, टास्क में लिखा हो कि दिस पेशेंट इज रिसीविंग क्लोज़ापिन एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ, जस्ट कन्वे द हैजर्ड्स ऑफ क्लोज़ापिन ऑन प्रेगनेंसी। अब आपके पास स्पेसिफिक दवाई है, सो फोकस्ड ऑन दैट ओनली।
Don't talk about all antipsychotics. Talk about specific clozapine in pregnancy. Same goes for lithium खा रहे हैं, pregnant हो गई, then focus on lithium only. Don't focus on all other drugs. कि सारी साइकोट्रोपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें. स्पेसिफिक ड्रग अगर मेंशन है तो उसके बारे में बात करनी है. इसके बारे में कोई मजीद क्वेश्चन? समझ आई कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी डॉक्टर साहब बताएं. सॉरी सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था. सर, आपने अभी कहा था कि आप लोगों ने खामोश नहीं बैठना. जिस तरह अगर हमारे क्वेश्चंस खत्म भी हो गए हैं या अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, लेकिन हम समझ गए हैं कि बस अभी टाइम या खत्म होने वाला है और हम खामोश हो गए हैं ना, तो क्या इस तरह के कि एग्जामिनर पे कुछ नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा या फिर मार्क्स कट सकते हैं कि हमारा काम यानी वो हो गया? आप अगर चुप हो गए ना ड्यूरिंग 7 minutes 8 minutes टाइम विद द पेशेंट, अगर आप किसी, मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब आपको खामोश होना है तो आपको होना है. अगर मरीज बोल रहा है तो फिर नहीं बोलते रहना, फिर तो ऑब्वियसली आपको खामोश होकर सुनना है. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपका टास्क खत्म हो गया है और आपके पास अभी भी बेल नहीं बजी, टाइम है, और आप घड़ी देखते हैं और उसमें 6 मिनट हुए हैं और 1-1.5 मिनट 2 मिनट अभी पड़े हुए हैं, खुदारा चुप ना बैठना. राइट? या तो आप कोई चीज मिस कर गए हैं स्टेशन पे, या उस स्टेशन पे मिस करने के साथ साथ आपने कोई चीज नेगेटिव कर दी है. और अगर आप समझते हैं कि आपने पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू द बुक और फिर भी आप जल्दी फारिग हो गए, तब भी आप कोशिश करें एंड पे. वैसे ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर एग्जामिनर एग्जाम सिचुएशन में 8 मिनट में आपको कोई टास्क दिया गया है और आप समझते हैं आपने 6 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, तो 99% चांसेस ये हैं कि आप कुछ मिस कर गए. उसका बेस्ट तरीका ये, पैनिक नहीं करना, एंशियस नहीं होना. बंदा बशर है, भूल जाता है. मैं भूल सकता हूं इस उम्र में, कुछ भी पेशेंट से पूछना तो ऑब्वियसली कैंडिडेट भी भूल सकता है. वो एग्जामिनर को भी अंदाजा है कि ये एग्जाम है. कैंडिडेट एंशियस हो सकता है, कैंडिडेट पैनिक कर सकता है, लेकिन कोशिश करें उसका इजहार ना होने दें. सो आपको ये लगा कि 6 मिनट गुजर गए, टास्क मेरा पूरा हो गया, अभी भी टाइम पड़ा हुआ है, तो आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टास्क. ये प्रेगनेंसी और साइकोट्रोपिक्स वाला स्टेशन मेरा मैंने खत्म कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी. उसके बाद मैंने आखिर में जो सवाल पूछा, क्या आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बाप ने कोई सवाल पूछ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, गेट ऑन इट. सो इफ ही आस्क यू द क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मुझसे सवाल पूछा, डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया कि इस दवाई से कि लेते हुए मुझे बच्ची का 3रे महीने, 5वें महीने और 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराना है, तो उस अल्ट्रासाउंड में आप क्या देखेंगे? आप शुरू हो जाएं कि आमतौर पे इन दवाइयों का बच्चे के ऊपर जो मुज़र असरात आते हैं, उसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाते हैं कि एक बेसिक सा टेस्ट है जिसमें बच्चे की ग्रोथ और नश्र व नुमा जो है उसका इजहार हो जाता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि अगर इन दवाई अद्वियात के कोई मुज़र असरात बच्चे में आ रहे हैं तो उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ हो सकती है, उसकी दिमाग की उसमें तकलीफ हो सकती है, उसका दिमाग बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, उसके फेस में फेशियल डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं. उसके बारे में हम असेस करते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ट्रासाउंड बाज़ार में होते हैं, मार्केट में डॉक्टर्स करते हैं. कुछ अल्ट्रासाउंड जो हैं वो 4D अल्ट्रासाउंड या 5D अल्ट्रासाउंड कहलाते हैं, जिनकी रेजोल्यूशन बेहतर होती है, जिसमें बच्चे की फिगर, उसके होंठ, उसके दांत, उसकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आते हैं. और हम तफसीली मुआयना करके अगर बच्चे में कोई भी दवाई से मुज़र असरात पैदा हो रहे हैं तो उसके बारे में फर्दर बात कर सकते हैं. सो you get a clue and you start on it and you spend the time with the patient responding to the question and it goes in your favor. So examiner will be comfortable. But if you stop and sit quietly कि मैंने सारा टास्क कर लिया है, that goes negatively in your favor. So don't stop. Right? जी सर, थैंक यू सर. You're welcome. और कोई सवाल?
ओके, जो स्टेशंस आपके न्यूरोलॉजी से रिलेटेड हैं, राइट, न्यूरोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड सवाल आते हैं, और ये एक स्टेशन तो कंपलसरी है ना जब आपको एग्जामिनेशन के लिए कहा जाता है। मसलन टास्क है, you are seeing a 54-year-old woman in a clinic who states that her vision is blurred. She is having some problems in focusing. Kindly do the relevant history and examination of this patient. अब स्टेशन न्यूरोलॉजी का है, एग्जामिनेशन में आई से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, ब्लरिंग ऑफ विजन की कंप्लेंट है। स्ट्रेट अवे ब्लरिंग ऑफ विजन पे नहीं पहुंच जाना, अच्छा इधर देखो, इधर करो, इधर करो, डोंट डू दैट। फर्स्ट टॉक टू द पेशेंट, अगेन इंट्रोडक्शन कराएं और उससे सवाल पूछें। आपको धुंधला नजर आना कब शुरू हुआ, कितना अरसा हो गया धुंधला नजर आ रहा है, धुंधला नजर आने से आपकी क्या मुराद है, आपने आंखों वाले डॉक्टर को दिखाया, क्या आपको नजर का चश्मा लगा, उसका नंबर क्या है। सो टॉक टू द पेशेंट फर्स्ट, सारी रेलेवेंट हिस्ट्री ब्लरिंग ऑफ विजन की लें। अद्वियात कौन सी खा रहे हैं, वो अद्वियात खाते हुए कितनी देर हो गई, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, कोई और जिस्मानी बीमारी ऐसी जिसके लिए अद्वियात खा रहे हों जिसका असर होगा, कोई जहनी बीमारी की दवाई खा रहे हों, वो सारी लिस्ट। सो सवाल पहले पूछने हैं, मरीज को हाथ बाद में लगाना है। सो वो जो LR4 वो क्या सिनोनिमन है जिसको आप एग्जामिन करते हैं, जिसमें आप ट्रॉक्लियर एब्ड्यूसेंट और वो ऑफ्थेल्मिक नर्व एग्जामिन करते हैं। सो आपको वो एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले मरीज से सवाल पूछने हैं, ठीक है, 1-2 मिनट सवाल पूछ के फिर आपने एग्जामिनेशन आई का शुरू करना है, जो भी एग्जामिनेशन आपको तरीका है। वो अगर अगेन कहेंगे अभी टाइम हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो स्टेशन स्पेसिफिकली करवा दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो स्टेशंस मैं स्पेसिफिकली आपको इंटरेक्टिवली ऐसे कैसे कराऊं, फेस टू फेस तो कराने आसान है, बट आई विल रिकमेंड कि ये तो मैं जनरल गाइडलाइन आपको दे रहा हूं, गो बैक, आई कैन सेंड यू फ्यू OSCE stations, prepare them, and then next time you allocate among yourself individuals who want to perform. Let me know on this group, you can perform, I can observe, give you the markings and correct you as well. That will be the best thing to learn, right? सिर्फ मेरे बोल देने से शायद सारी चीजें समझ ना आए, लेकिन अगर आप परफॉर्म कर रहे होंगे और मैं आपकी बात गलतियों को करेक्ट कर रहा हूँगा तो आप ज्यादा अच्छी लर्निंग कर लेंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको स्टेशंस कुछ भेज दूंगा, एलोकेट कर लें अपने आपस में और प्रेजेंट कर दें, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, राइट। सो इस पेशेंट में भी जब आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तो वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी पहले 1-8 मिनट 2 मिनट रेलेवेंट हिस्ट्री के सवाल पूछने, और जब वो सवाल आप पूछ लें उसके बाद आपने मरीज को हाथ लगाना है, और हाथ लगाते वक्त दोबारा कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। एक दफा आपने शुरू में बिगिनिंग में जैसे जुमला बोला वो कंसेंट हो गई, उसके बाद आपने उसको रीअश्योरेंस देना है। लाइट डाल रहे हैं, ये लाइट है, ये देखें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने हाथ पे आपको डाल के दिखा रहा हूं, ये आपकी आंखों में जाएगी, इस लाइट का आंखों में पड़ते हुए शायद आपको कुछ तकलीफ महसूस हो, घबराइएगा नहीं, अगर ज्यादा तंग पड़े मुझे रोक दीजिएगा। सिमिलरली गोज फॉर द फंडोस्कोपी, व्हेन यू आर डूइंग अ फंडोस्कोपी शो देम द लाइट, सी कोई मसला नहीं है, और एग्जामिन करते हुए, आजकल कोरोना ऐसे फंडोस्कोपी ना ही करवाएं तो अच्छा है, बहुत नजदीक जाना पड़ता है, बट स्टिल स्टेशन हो सकता है। अभी ऑनलाइन तो OSCE नहीं हो रहे, फेस टू फेस हो रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो मास्क पहन के रखें, अपने आप को सिक्योर रखें और फिर देखें। एनी अदर क्वेश्चन? ग्लव्स पहन के जाएंगे ना? पर्सनली स्पीकिंग अब इस कोविड की वजह से
मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो मैं ये कहूंगा कि जी आप मास्क भी पहने, आप शील्ड भी पहने और आप ग्लव्स भी साथ लेकर जाएं, और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाएं तो आप ग्लव्स पहन लें। अगर तो वहां पे सिमुलेटेड पेशेंट्स हैं तो ऑब्वियसली रिस्क नहीं है, लेकिन अगर वहां पे रियल पेशेंट्स हैं तो रिस्क हो सकता है। वाई टू टेक अ चांस? एंड आई डोंट थिंक सो एनी एग्जामिनर विल बी ऑफेंडेड विद इट इफ यू आर वेयरिंग अ प्लास्टिक ग्लव और एग्जामिनेशन ग्लव्स आपने पहने हुए हैं या मास्क पहना है या शील्ड पहनी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल एग्जामिनर्स ऑफेंडेड हो सकते हैं। लेकिन वो जो आपने बैग तैयार करके लेके जाना है जिसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उसमें मेक श्योर करें कि एक्स्ट्रा आपके पास मास्क या शील्ड या कोई चीज भी अवेलेबल हो, ताकि अगर किसी स्टेज पे आपको लगता है कि एग्जाम आपका मास्क खराब हो गया या शील्ड खराब हो गई है या ग्लव्स खराब हो गए हैं तो उसको उसी वक्त चेंज कर लें। डोंट वेट फॉर इट। और कोई क्वेश्चन? ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है कुछ जगहों पे लिखा है कि इंटरेक्टिव सेशन इंटरेक्टिव स्टेशन होते हैं और कुछ स्टैटिक स्टेशन होते हैं, तो स्टैटिक स्टेशन से क्या मुराद है सर? स्टैटिक स्टेशन से मुराद ये है कि मसलन ये आपके एक स्टेशन में आता है जी क्रिटिक ऑफ पब्लिकेशन। आमतौर पे ये जो क्रिटिक ऑफ पब्लिकेशन है ये स्टैटिक स्टेशन होता है, ठीक है, कि एक रिसर्च पेपर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, उस रिसर्च पेपर को आपको पढ़ना है, उसको पढ़ के उस पे जो सवाल दिया हुआ है उसको अटेम्प्ट करना है। सो जब भी रिसर्च पेपर टेबल के ऊपर पड़ा होगा तो उसको अटेम्प्ट करने का भी एक खास तरीका है। सो पहले तो आपने सवाल पूछना है कि सवाल क्या पूछा गया। मसलन अगर वो सवाल ये पूछता है कि जी ये एक स्टडी पब्लिश हुई एक जर्नल में, आप इसको पढ़ के और इस पे अपना कमेंट दें, तो ये एक बड़ा जनरल सा सवाल है। यूजुअली इतने जनरल सवाल नहीं होते, बड़े स्पेसिफिक होते हैं। सो फिर आपको वो पढ़ना पड़ेगा। जब अगर पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना हो तो वो प्रैक्टिकली 8 मिनट में पॉसिबल नहीं है। सो आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, आपको रिजल्ट्स पढ़ने हैं, कंक्लूजन और लिमिटेशंस को ग्लांस करना है और उसके बेसिस पे आपको अपने कमेंट्स दे देने। आमतौर पे स्पेसिफिक होता है कि ये एक रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है, इसमें इसकी मेथडोलॉजी में क्या फ्लॉ है, या कमेंट ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ दिस रिसर्च पब्लिश्ड इन दिस जर्नल। ये स्टैटिक स्टेशन है। सो आपको वो रिसर्च पेपर की मेथडोलॉजी को पढ़ना है और उसके बाद उस पर कमेंट देने। आमतौर पे अगेन मेथडोलॉजी जो है उसको पढ़ने से पहले टाइटल पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, फिर मेथडोलॉजी पढ़ें और फिर उस पर कमेंट करें। खाली मेथडोलॉजी पढ़ के आप उस पर क्रिटिसिज्म कमेंट या वो नहीं दे पाएंगे। ये स्टैटिक स्टेशन होते हैं। इसी तरह स्टैटिक स्टेशन है कि रेडियोग्राफ पढ़ा हुआ है, सीटी स्कैन पढ़ा हुआ है, पेट स्कैन पढ़ा हुआ है, एमआरआई ब्रेन का पढ़ा हुआ है और उसको एमआरआई ब्रेन का एक्सरे के ऊपर लगा हुआ है और उसमें कहा गया दिस इज 24-year-old female who had an MRI. She was complaining of blurring of vision. Give your findings of the MRI. तो ये स्टैटिक स्टेशन है। इसमें आपको लिखने को भी कहा जा सकता है और बोलने को भी कहा जा सकता है। अगर बोल दें तो वो इंटरेक्टिव हो जाएगा और अगर लिखने को कहा गया है तो वो स्टैटिक स्टेशन होगा। ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अब मुझे लास्ट में आई विल जस्ट स्टॉप हियर। लास्ट में मुझे ये बता दें कि अगला क्लास कब एग्जाम है, कब बेनजीर? सर अभी